किन ममालिक के लोग जो से हैं वो कनाडा में इमिग्रेंट्स के सूरत में ज़्यादा आ रहे हैं। 2021 के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो ये प्रोफाइल कैसे चेंज हुई पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि साउथ एशियन कल्चरल वैल्यूज़ जो सी है यहाँ पर आ रही हैं, ये ग्रोथ हुई है तो ये 7% पर एनम बनती है, तो 7% आमदनी में इजाफा हुआ है हाउस होल्ड इनकम में। जैसे सालाना जो इंक्रीज है ये 21% है, इसका मतलब कि आमदनी में इजाफा 7% हो रहा है पिछले 20 साल में, जबकि घरों की कीमतों में 21% इजाफा हो गया। जैसे 6% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इसमें 11% ग्रोथ रेट है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें तो हाउस होल्ड इनकम में 7% इजाफा हुआ है, जबकि GDP पर कैपिटा में 11% इजाफा हुआ है। जो कुछ अमीर लोग हैं यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है वो ज़्यादा अमीर हो गए हैं, और कुछ लोग जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब हो गए हैं। डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ कनाडा, कि कनाडा का मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले 8, 10, 15 साल में। यहाँ पर जो इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स भांत भांत के इमिग्रेंट मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं, उनके आने की वजह से जो कनाडा का सोशल, इकोनॉमिक और पोलिटिकल फैब्रिक है उसमें क्या क्या चेंजेस जो सी हैं वो मुतवक्को हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बेशुमार लोग जो ऑलरेडी कनाडा में इमिग्रेंट्स के तौर पे आ गए हैं और बेशुमार लोग जो भी एस्पायर कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से कि जनाब यहाँ पे हमने आना है, तो उनको पता होना चाहिए कि जनाब जो इंसान यहाँ पर आके आबादकारियाँ कर रहे हैं, आबाद हो रहे हैं, उनके आने की वजह से सोशो इकोनॉमिक जो पोलिटिकल है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और वो उनकी ज़िंदगियों को जो यहाँ पर आ रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं उनकी ज़िंदगियों को किस तरीके से वो मुतासिर करेगी। तो जनाब हम इमिग्रेशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है कि जनाब किन ममालिक के लोग जो से हैं वो कनाडा में इमिग्रेंट्स के सूरत में ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर जनाब जो इमिग्रेशन की मिनिस्ट्री है वो हर साल पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट जो सी है उसे कहते हैं वो सबमिट करती है, जिसमें वो और बेशुमार चीज़ें भी जो बताती है, यानी जो इमिग्रेशन की जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें वो ये भी बताती है कि जनाब किन ममालिक का कितना शेयर है, यानी टोटल इमिग्रेंट्स का जो इन्फ्लक्स हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने उसे कहते हैं 2 सालों की रिपोर्ट जो सी है, एक 2010 की है और एक 2021 की, उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जनाब उन्होंने जो टॉप 10 कंट्रीज होती हैं उनका 1 लाख वो टेबल बनाते हैं कि जनाब ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो उसे कहते हैं इस साल यहाँ पर इनके लोगों ने यहाँ पर एज इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं। तो अगर हम 2010 के हवाले से बात करें तो फिलीपींस नंबर 1 कंट्री था उसमें, ठीक है जी, फॉलोड बाई इंडिया, उसके बाद चाइना था, और उसके बाद जनाब यूनाइटेड किंगडम था, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इस तरह जनाब चलते चलते नीचे एंड में 10वें नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया था। और अगर हम देखें तो जो टोटल इमिग्रेंट्स उस साल आए थे तकरीबन वो 3 लाख के करीब थे, थोड़ा सा कम 3 लाख से 2,85,000 के करीब जिसकी वो बात करें, और इसमें से तकरीबन को 53% जो थे वो इन टॉप 10 कंट्रीज में थे। तो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो ये इसका मतलब साउथ एशियन जो ममालिक के लोग हैं वो ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें फिलीपींस, इंडिया या चाइना वगैरह की आपको मिसाल दी, क्योंकि नंबर जो इनका मेन इनका है 13%, 11%, 12% लाइन शेयर इनका है। उसके बाद जो एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग वो ये कि 2021 के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो ये प्रोफाइल कैसे चेंज हुई। वो जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें जनाब नंबर 1 पे इंडिया चला गया, फॉलोड बाई चाइना, देन फिलीपींस, और चौथे नंबर पर इंटरेस्टिंग नाइजीरिया का मुल्क जो है वो आ गया है, और 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम की जगह अब फ्रांस आ गया, और फिर जनाब आखिर में 10वें नंबर पर पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है। और इसमें भी मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो फिर तकरीबन कोई 53% के करीब जो 53% लोग हैं वो इन 10 ममालिक में से हैं। तो इसका मतलब ये वो जो मैं बात कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ नाइजीरिया को इसमें से निकाल दें जो अफ्रीका का एक मुल्क है, तो ओवरवेलमिंगली अभी भी साउथ एशियन जो उसे कहते हैं इमिग्रेंट्स हैं उनकी भरमार हो रही है पिछले 15-20 साल में कनाडा के अंदर। तो डेफिनेटली जब साउथ एशियन इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब कि साउथ एशियन कल्चरल वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आ रही हैं, और उनका जो सोचने का अंदाज़, उनके रहने का अंदाज़, जो उनके जो भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सब कनाडा के कल्चर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अच्छा जनाब, ये जो कैनेडियन यानी जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी मैंने कंट्री वाइज प्रोफाइल तो आपके साथ क्विकली शेयर की। कुछ और जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम पहले इनको ज़हन में रखें, तो फिर जब आगे मैं डिस्कशन को लेकर चलूँगा तो आप उसको फिर बेहतर अंदाज में कॉम्प्रीहेंड कर सकेंगे। तो ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट अवेलेबल होती है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने स्टैटिस्टिक्स लिए ताकि ऑथेंटिक बात हो जो हम बात करें। तो इसमें मैंने 2 सालों को पकड़ा कनाडा के पर्सपेक्टिव से, सन 2000 और 2020 यानी 20 साल का अहाता करने की कोशिश की है। तो इसमें अगर हम देखें तो सन 2000 में कनाडा में जो औसतन हाउस होल्ड इनकम थी वो $51,000 थी। हाउस होल्ड इनकम का कॉन्सेप्ट ये कि एक हाउस होल्ड में, एक घर में जितने लोग भी रहते हैं उन सब मजमूई तौर पे कितना कमाते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जवान बच्चे अगर कमा रहे हैं, साथ रह रहे हैं वगैरह वगैरह। और 2020 में ये जो $51,000 है बढ़ के तकरीबन $75,000 पे चला गया। तो इसको अगर हम सालाना देखें औसतन, यानी इन 20 साल के ऐसे में जो ग्रोथ हुई है तो ये 7% पर एनम बनती है। तो 7%
आमदनी में इजाफा हुआ है, हाउस होल्ड इनकम में। दिस इज आई मीन इनकरेजिंग कि जनाब वक्त के साथ लोगों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। लेकिन जो एक और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब एज इमिग्रेंट आप किसी मुल्क के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप आमदनी के बारे में कंसर्न होते हैं कि जनाब आमदनी में इजाफा होगा कि नहीं और आप कितना पैसा कमा पाएंगे वहाँ पर। दूसरा ये कि आपको सर्च पाने के लिए घर खरीदने की भी आप में एबिलिटी होगी, नहीं तो घर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी दुनिया के कोने में। आपको हर बंदा गरीब से गरीब आदमी भी अपनी एक झोंपड़ी जरूर बना लेता है, ठीक है ना। तो इंसान जो सा वो घर के लिए भी कोशिश करता है। तो घरों की कीमतों के बारे में जब हम बात करें तो सन 2000 में कनाडा में औसतन एक घर $164,000 का था, $1,64,000, और वो अनफॉर्चुनेटली 2020 में बढ़ के $7,04,000 पे चला गया। और ये सालाना जो इंक्रीज़ है ये 21% है। इसका मतलब कि आमदनी में इजाफा 7% हो रहा है पिछले 20 साल में, जबकि घरों की कीमतों में 21% इजाफा हो गया। दिस इज माइंड बॉगलिंग। सो देयर इज अ यॉर्निंग गैप बिटवीन इनकम इंक्रीज एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ हाउसेज और होम्स। और उसके नतीजे में जनाब व्हाट हैज़ हैपेंड कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनसे अब वो घर खरीदने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। और इसके अलावा जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो ये कि जहाँ घरों की कीमतें बढ़ी हैं उसके साथ साथ घरों के रेंट्स भी बढ़ गए। ये पोस्ट कोविड सिनेरियो के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जब हम कनाडा की पॉपुलेशन के हवाले से बात करते हैं, देखना ये कि जनाब इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। उनका अपना तो एजिंग पॉपुलेशन थी कनाडा की, लेकिन इमिग्रेंट्स जब आते हैं तो खुद भी आते हैं और फिर ज़ाहिर अपने साथ वो अपने बच्चों को भी लेके आते हैं। और फिर इमिग्रेंट्स यूजुअली देखा गया कि उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है। तो उसके नतीजे में जनाब ये हुआ कि कनाडा में उसे कहते हैं जो पॉपुलेशन 2000 में थी तकरीबन वो 31 मिलियन थी, जो बढ़ के तकरीबन कुछ 40 मिलियन के करीब चली गई है। यानी 2020 के अगर दादोशुमार की बात करें तो ये 6% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो इसका मतलब कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें 6% ग्रोथ रेट अगर पॉपुलेशन में हो रहा है तो किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप इमिग्रेशन के एलिमेंट को निकाल दें तो एवरेज जो ग्रोथ रेट होता है 1% प्लस माइनस चलता है। पर यहाँ पर 6% है क्योंकि इसमें जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है वो इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है जनाब। अब एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि जनाब जो कनाडा में जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको नेशनल इनकम फीकस आमदनी भी हम कहते हैं, उसमें क्या चेंजेस आई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो जनाब सन 2000 में ये तकरीबन औसतन यानी जो GDP पर कैपिटा थी वो यानी एक इंसान ने औसतन एवरेज कितना कमाया उस ज़माने में, वो तकरीबन कुछ $34,000 था, जो बढ़ के 2020 में तकरीबन $76,000 हो गया। तो इसमें 11% ग्रोथ रेट है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें तो हाउस होल्ड इनकम में 7% इजाफा हुआ है, जबकि GDP पर कैपिटा में 11% इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल दो क्योंकि GDP पर कैपिटा इज जस्ट एन एवरेज के ना टोटल आमदनी 1 करोड़ है तो फर्स्ट जी उसमें 1 करोड़ लोग रहते हैं, उस पर तकसीम कर दोगे जी $1 फी बंदा कमाया। लेकिन बताया था हर बंदे ने $1 नहीं कमाया, कुछ लोगों ने $1 से ज़्यादा कमाया होगा, कुछ लोगों ने बेचारों ने शायद 10 सेंट भी ना कमाए हों। तो उसका मतलब ये हुआ कि इससे अंदाज़ा होता है कि जनाब हाउस होल्ड इनकम जो उनसी है उसमें तो सिर्फ 7% इजाफा हुआ है 20 सालों में, लेकिन GDP में 11% इजाफा हुआ है। तो जो कुछ अमीर लोग हैं यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है वो ज़्यादा अमीर हो गए हैं, और कुछ लोग जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब हो गए हैं। इसको corroborate करने के लिए हम एक और इकोनॉमिक इंडिकेटर को देखते हैं जिसे हम जिनी कोएफिशिएंट कहते हैं। जिनी कोएफिशिएंट आम इस्लाम में ये बताता है कि जनाब अगर इनकम के रेफरेंस से बात करें तो जनाब कितनी इक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ में। अगर इसकी वैल्यू 1 हो यानी 100% तो इसका मतलब सारी वेल्थ उस मुल्क में एक बंदे के पास है, बाकी सब लोग गरीब है। और अगर इसकी वैल्यू 0 तो इसका मतलब सबके आमदनी एक जैसी है, बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब जितनी वैल्यू कम होगी उतना ये अच्छा है। तो अगर हम देखें 2020 में सन 2000 में इसकी वैल्यू 33 थी जिनी कोएफिशिएंट की कनाडा के, जो तकरीबन 33 के करीब ही है विद लिटिल राउंडिंग एरर 2020 में। तो इसका मतलब ये है कि जो कनाडा में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो जो 2000 में थी वो 2020 में भी उस तरह ही है। तो इसका मतलब स्क्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही है, और उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और सब कुछ हैं उसमें कोई उसकी वजह से जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है यानी न्यू इमिग्रेंट्स के लिए भी, और वो लोग जो ऑलरेडी कनाडा में इमिग्रेशन कर चुके हैं और जाहिर बात है वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारें और इस महंगाई को या अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक के जो उसे कहते हैं वो निश्तर हैं उसको सह रहे हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड सिनारियो के अंदर। इसमें जनाब एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या कि जनाब जो पॉपुलेशन प्रोफाइल है वो क्या है, उसमें जनाब 2000 में भी और 2020 में भी मोर लेस 50% मेल पॉपुलेशन है, 50% फीमेल पॉपुलेशन है। यहाँ पे मेल फीमेल इसलिए इतना रेलेवेंट नहीं है कि यहाँ पे हर बंदे को काम करना पड़ता है वेदर यू आर अ मेल और फीमेल। तो इसका मतलब ये कि वर्क फोर्स में दोनों ही तकरीबन बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बोथ जेंडर्स, बोथ मेल एंड फीमेल्स। अब जनाब इन दादोशुमार की रोशनी में जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जनाब जिसे हम कह रहे हैं कि आने वाले सालों में जिस वक्त के साथ साथ कनाडा ट्रांसफॉर्म हुआ है, चेंज हुआ है पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो आने वाले 10-15 साल में ये और ज़्यादा चेंज होगा। उसकी क्या वजह है? जैसे मैंने बात की इमिग्रेंट्स की
प्रोफाइल मैंने आपके साथ शेयर की। इसका मतलब यहाँ पे ओवरवेलमिंगली आपको साउथ एशियन जो इमिग्रेंट्स हैं उनका ज़्यादा उसे कहते हैं आपको वो छाप मिलेगी कल्चर के अंदर। वो चीज़ हम यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं, स्पेशली जो ये बड़े एरिया, ग्रेटर टोरंटो एरिया हो गया, ग्रेटर वैंकूवर एरिया हो गया, कुछ पार्ट जो आपका उसे कहते हैं क्यूबेक का, मॉन्ट्रियल के पास, या आप उसे कहते हैं कैलगरी वगैरह, अल्बर्टा में बात करें वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आपको उसे कहते हैं ये साउथ एशियन की छाप बहुत ज़्यादा मिलती है। इवन आप ऊपर चले जाएँ उसे कहते हैं नोवा स्कोशिया साइड पे, वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। यहाँ पर इमिग्रेंट्स मूव कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स की सूरत में आ रहे हैं या अदरवाइज़ इकोनॉमिक कैटेगरी में या अदरवाइज़ फैमिली क्लास के अंदर आ रहे हैं। इसमें जनाब जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की कि इनकी जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत पुअर है। हमने घरों की कीमतों के हवाले से पहले बात कर दी, महंगाई का भी जिक्र कर दिया। इन्होंने ये जो 4-5 बड़े इनके हब मैंने भी जिक्र किया, ग्रेटर टोरंटो एरिया, टोरंटो के इर्द जो चंद बड़े शहर हैं, ग्रेटर वैंकूवर एरिया, वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया के इर्द जो चंद शहर हैं, इस तरह से कहते हैं मैंने क्यूबेक की मिसाल दी है, आपको कैलगरी की मिसाल दी है वगैरह वगैरह। इनकी सारी आबादी की कंसंट्रेशन वहाँ पे है। अब बुनियादी तौर पर उसके नतीजे में ये हो रहा है कि इन शहरों पर इतना ज़्यादा इनकी रिसोर्सेज पे जोर पड़ता जा रहा है कि यहाँ पर रश भी है, ट्रैफिक जैम्स आपको सड़कों में मिलेंगे। 401 सीरीज़ पे आप चले जाएँ, आम सड़कों पे आप चले जाएँ, हमने पिछले 8 साल में देखा कि मतलब आप वाकई देखते हैं कि यार इतना ठीक ठाक रश हो गया है। और आपका जैसे ह्यूमन बीइंग जो एक स्टैंडर्ड होता है, जब अपने मुल्क से हम आए थे तो शुरू में कनाडा बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि हमारी बेंचमार्क क्या था, अपना मुल्क, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी हो, तो हमें यह चीज़ें अच्छी लगती थी। जब यहाँ पे आप रहना शुरू कर देते हैं तो इंसान की फितरत है, वो कहता है यार कि मैं 10 साल पहले तो इस तरह के माहौल नहीं था या 8 साल पहले, अब ये डिटीरियोरेट हो गया है, तो फिर उसका बेंचमार्क वो 10 साल पहले का वक्त बन जाता है। तो उस तनाज़र में अगर हम देखें तो अब हमें कनाडा में काफ़ी डिटीरियोरेशन मिलती है, इकोनॉमिक, सोशल, पोलिटिकल फ्रंट के ऊपर जो मैंने बात की है। और इसमें जनाब ये पुअर टाउन प्लानिंग का एक बहुत ज़्यादा असर है। जो मैंने घरों की प्राइसेस की बात भी की, रेंट की प्राइसेस की बात की कि रेंट जो से उनमें इजाफा होता जा रहा है, सड़कों पर रश की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। इसके अलावा क्योंकि जब इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनके अपने साथ वो कल्चरल वैल्यूज रहते हैं। यहाँ पे गाड़ियों की चोरियाँ, जो पहले ऐसी चीज़ नहीं होती थी, अब इतनी गाड़ियों की चोरियाँ शुरू हो गई हैं कि लोगों ने हैंडल लॉक लगाने शुरू कर दिए हैं। गाड़ियों को ऑलरेडी वो इंश्योर्ड होती हैं, ये सब कुछ, इसके बावजूद गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। पहले गाड़ियाँ चोरी हो रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, क्योंकि गाड़ी उसे कहते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट होता था, यानी बल्कि एप्रिशिएटिंग एसेट ही होता था। लोग गाड़ी खरीद के महंगे दामों बाद में बेचते थे। अब तो गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, लेकिन तब भी गाड़ियों की चोरियां में भी इजाफा हो गया, क्योंकि लोगों को जब रोज़गार नहीं मिल रही है, इमिग्रेंट्स के तौर पे आ रहे हैं, तो वो फिर कहते हैं, जो इलीगल माइंड के लोग होते हैं वो कहते हैं यार ठीक है गाड़ियाँ चोरी करो, कोई और इस तरह की हरकत करो, और बाकी जो IT से रिलेटेड फ्रॉड हैं वो सब चीज़ें चल रही हैं, उन सब का भी इजाफा हो रहा है। और ये भी इमिग्रेंट्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसा ऐसा जो प्रोफाइल है, एथनिक प्रोफाइल है, वो चेंज हो रही है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो सी उनमें इजाफा हो रहा है, या कम से कम उनमें बेहतरी नहीं हो रही। तो उसके नतीजे में जो इमिग्रेंट इतनी दूर से अपने मुल्क से आता है, बड़ी सपने देख के आता है यहाँ पर, और उसको वो चीज़ें जब नहीं मिलती तो वो फिर नंबर 2 हरकतों में भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये भी कनाडा का जो कल्चर है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे ज़हन में होना चाहिए। इसमें जनाब जो एक और चीज़ कि क्यों ये जो इमिग्रेंट्स बेचारे ऐसी हरकतें करने पे मजबूर हो जाते हैं, उसकी वजह वही बात है कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है फर्स्ट कहीं इकोनॉमिक क्लास में भी, आप कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, लॉयर है वगैरह वगैरह, तो आपको सिलेक्ट तो उस बेस पे वो कर लेते हैं। जब यहाँ पे आप आते हैं वो कहते हैं भैया आपकी डिग्री इज़ नॉट रेलेवेंट, आप यहाँ से फिर नए सिरे से पढ़ें, तो फिर लोगों को और जॉब्स करनी पड़ती हैं वगैरह वगैरह, उसमें फिर उनका गुजारा नहीं हो पाता, लोग फिर कोई नंबर 2 हरकत करते हैं। तो उसकी वजह से इसका मतलब कि बुनियादी तौर पर इनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, जो कनाडा के इकोनॉमिक, सोशल, पोलिटिकल फैब्रिक के अंदर जो ये छेद होते जा रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, और जो बाकी चीज़ें जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अब जनाब इसमें जो क्विकली अगर मैं इसके जो गुड और बैड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको तो थोड़ा सा कंक्लूड करूं, ये जो इमिग्रेशन के और फ्यूचर के हवाले से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अगर हम बात करें, ठीक है जनाब, अच्छी चीज़ों में मल्टी कल्चरलिज्म में आपको यहाँ भांत के अपने मुल्क के रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, अपने मुल्क के लोग मिलते हैं, उनसे आप अपनी ज़बान में बात कर लेते हो, अपनी तरह का ड्रेस कोड आप ऑब्जर्व करते हो वगैरह वगैरह। वक्त के साथ जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी रिकग्निशन में इजाफा हुआ है, बेशुमार ऐसी जॉब जहाँ पर इमिग्रेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते थे। मिसाल के तौर पर पुलिस होगी, फ़ौज होगी, पहले होता था जनाब आप 10 साल कम से कम PR कार्ड होल्डर हो, या जब तक आप सिटीजन नहीं बनते आप नहीं कर सकते। अब आप 3 साल PR कार्ड के साथ भी उन सेंसिटिव जॉब्स के ऊपर भी जा सकते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पर बेशुमार रेस्टोरेंट्स और जो इस तरह की चंद एलीट के जो एरियाज थे वहाँ पे भी इमिग्रेंट बड़े आराम से जाते हैं और उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। गोरे उसको उस तरह हद तक की नज़र से नहीं देखते। इकोनॉमिक ग्रोथ की मैंने पहले बात कर दी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ऑल्दो इट इज़ स्क्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने जिनी कोएफिशिएंट के रेफरेंस से बात की कि फेयर डिस्ट्रिब्यूशन वेल्थ है। जो बैड सिचुएशन हो रही है वो क्या हो रही है इमिग्रेशन की वजह से, कि लॉ एंड ऑर्डर का मैंने आपको पहले बता दिया, चाहे वो गाड़ियों की चोरी की बात हो, मिसाल
मिसाल के तौर पे, चाहे वो नशावर चीज़ें उनके बारे में बात करें, आईटी के हवाले से फ्रॉड्स की बात करें, सारा कुछ उन चीज़ों में इजाफा हो रहा है कि वो लोगों को जब जायज़ तरीके से काम नहीं मिल रहा तो फिर ज़ाहिर बेशुमार लोग जो उनसे वो फिर रोग एलिमेंट्स के साथ मिलके आप पैसा कमाने के लिए दूसरे कामों में पड़ जाते हैं। उसके अलावा ये कि जनाब जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता जा रहा है। जिसमें बात की यहाँ पे हेल्थ भी फ्री है, एजुकेशन भी फ्री है, लेकिन जब सारी इतनी यानी इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स होता जा रहा है तो ऐसा ऐसा अब लॉन्ग वेट टाइम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में अगर आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कोई इस तरह की इशू नहीं है तो आपको कई कई महीने और गालबन 1 साल भी इंतजार करना पड़ता है। क्लासरूम्स के अंदर भी वो क्वालिटी उस तरह की नहीं रह पा रही, बेशुमार जगहों पे ये एडिशनल रूम्स बाहर सेमी स्ट्रक्चर खड़े कर देते हैं, वो प्रॉपर क्लासरूम भी नहीं होते, बच्चों को घुसा देते हैं कि ना बैठ के आप पढ़ें, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम और फर्दर कंस्ट्रक्शन इस तरह की प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जो वो कर सकें। इस तरह जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जिसमें कनाडा चाइल्ड बेनिफिट हो गया या ओल्ड एज सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो चलता आ रहा है। इसमें जनाब जो एक चीज़ मैं आपसे इंपॉर्टेंट कहूँगा वो ये बात है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसकी वजह ये कि जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने जब यहाँ पर देखा कि एजिंग पॉपुलेशन है कनाडा में तो उन्होंने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया कि जनाब क्योंकि हमारी बूढ़ी पॉपुलेशन है, यंग गेस्ट वर्कर्स को बुला लो सारे मसले हल हो जाएंगे, नॉट रियलाइजिंग कि लेबर इज़ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पर उसके साथ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उसमें एक कैपिटल भी होता है। कैपिटल में आपका सारा ये रोड नेटवर्क आ गया, आपके हॉस्पिटल्स आ गए, आपकी बिल्डिंग्स आ गई, आपकी इंडस्ट्रीज आ गई वगैरह वगैरह, टर्शरी सेक्टर तो सर्विस सेक्टर को भी इसमें आप शामिल कर लें। तो अगर लेबर एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता जाएगा, आप इमिग्रेंट्स तो बुलाते जा रहे हैं लेकिन उनके साथ जो कैपिटल है दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें कोरिलेशन नहीं है, उसमें उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरीके से उस लेवल पे क्रिएट नहीं हो रही हैं, तो उसके नतीजे में जाहिर बात है फिर रिजेंटमेंट भी होगी, लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ जो सी है उस पाई की नहीं होगी जो हो सकती थी अगर आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा लेके चलें। ये इनके पॉलिसी मेकर्स का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो मैं समझता हूँ, ठीक है जी, जो इनको इसके ऊपर उसे कहते हैं गौर करना चाहिए, जो आई एम श्योर कि ये लोग गौर नहीं करते क्योंकि इनका एक मेन फोकस है। और मैं एक अलग वीडियो में आपको हाईलाइट करूँगा कि जनाब यहाँ पे घरों की कीमतें क्यों ज़्यादा हैं और कौन से वो इन्फ्लुएंशियल सेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, जो बुनियादी तौर पर पीछे सारे के सारे वो हैवी वेट्स हैं गोरे यहाँ के जो कैनेडियन जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी फंडिंग करते हैं और उसके नतीजे में वो उस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसके नतीजे में वो अमीर होते जाएं और जो बाकी न्यू इमिग्रेंट है वो आके यहाँ पर बुनियादी तौर पे वेयर हाउसेज में, फैक्ट्रीज़ में या और जॉब्स करने के ऊपर ही मजबूर हो जाए। तो जनाब बहरहाल ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको यानी एक वीडियो में सम अप नहीं किया जा सकता। मकसद ये था कि जनाब आपसे शेयर ये करना है कि जनाब ये जो इमिग्रेंट्स के आने की वजह से कनाडा का फ्यूचर क्या होगा, तो इसमें हमने बात कर दी कि आप देखें लॉ एंड ऑर्डर में ऑलरेडी डिटीरियोरेशन हो रही है, जहाँ पे पॉजिटिव मैंने बात की मल्टी कल्चरलिज्म इस तरह की बात की है, वो ठीक है पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हमने एजुकेशन की बात कर ली, हेल्थ की बात कर ली, सोशल बेनिफिट्स की बात कर ली और जो सड़कों पर रश है, सब कुछ है ये चीज़ें। तो हम जो अब सोचते हैं जो लोग 20 साल पहले आए थे वो जो कंपेयर करते हैं, कहते हैं यार 20 साल पहले अगर कोई चीज़ अच्छी उनको ठीक है यार, आबादी कम थी, पुरसकून था माहौल, इस तरह नहीं था। अब वो कंपेयर करते हैं, कहते हैं नहीं यार ये बड़ा गलत है। वो ऐसे ही है जैसे अपने मुल्क से जब फर्स्ट टाइम आप इमिग्रेशन करते हैं तो आपका बेंचमार्क आपका मुल्क होता है, यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ। लेकिन अब हमारे लिए जो लोग 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं या 5 साल से, उनका बेंचमार्क वो पिछले 10 साल पहले जब वो आए थे या 5 साल पहले। तो ये सब चीज़ें, तो फ्यूचर में कनाडा में आपको साउथ एशियन जो प्रोफाइल है ज़्यादा मिलेगी और इसमें आपको फिर उनके साथ जो उनकी कल्चरल गुड या बैड पॉइंट्स हैं उनकी छाप भी आपको सरकारी इदारों में मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी और फिर बेशुमार चीज़ें हमें ऐसा की लगेंगी कि हम कहेंगे कि यार शायद आहिस्ता आहिस्ता कनाडा का जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैब्रिक है वो शायद डिटीरियोरेट हो रहा है वक्त के साथ साथ। आई मीन ये थोड़ा कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि इसमें यार डिटीरियोरेशन हो रही है, अगरचे उस लेवल की नहीं, अगर अभी भी हम कंपेयर करें अपने मुल्कों से तो बहुत बेहतर है थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, लेकिन मैं बात करूँ अगर 10 साल पहले से मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी डिटीरियोरेशन हो गई है। और अगर आने वाले 10 साल की हम बात करें तो इस डिटीरियोरेशन में इजाफा होगा क्योंकि जाहिर बात है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी उनको खातर ख्वाह चेंजेस नहीं आ रही और जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल मैंने आपको पहले ही सारी बता दी है। तो एनीवे ना उम्मीद है आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि फ्यूचर में आपको उसे कहते हैं जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो जनाब आपके ताउन का और ये वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें जनाब। खुदा हाफिज़।